हेलो स्टूडेंट, स्वागत करते हैं आप सभी का आज की इस वीडियो में। आज का ये जो वीडियो है वो वेक्टर एनालिसिस का दूसरा वीडियो है। एक वीडियो हम आपको दे चुके हैं, उसमें वेक्टर एनालिसिस से संबंधित कुछ परिभाषाएं आपको हमने बताया था, जैसे कि सदिश और अदिश राशियों के बारे में बताया गया था, क्या होते हैं, उनके गुण क्या होते हैं और कौन कौन सी राशियाँ होती हैं। प्रदिश राशियों के बारे में बताया गया था, जो ना तो सदिश होती हैं ना तो अदिश होती हैं, उन्हें प्रदिश कहा जाता है। प्रतिबल विकृति आदि का एग्जाम्पल हमने आपको दिया था। उसके बाद में सदिश राशियों को रिप्रेजेंट करने का थोड़ा सा तरीका हमने आपको बताया था, तो वही सब है। उसी क्रम में हम आज की वीडियो में थोड़ा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं ये जो वेक्टर एनालिसिस चैप्टर है। एक बार हम आपको और बता दें कि आपका पूरा पूरा मैथ से रिलेटेड है। आप इसको अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो समझिए कि मैथ पढ़ रहे हैं, क्योंकि आपको ये मैथ में भी मिलता है। तो हम शुरू करते हैं नए टॉपिक से। हमने आपको बताया था कि वेक्टर जो राशियां हैं यानी सदिश राशियां हैं, उनके गुणों का ही अध्ययन यहाँ पे करना है। कैसे जोड़ते हैं उनको, कैसे प्रदर्शित करते हैं, कैसे घटाते हैं, कैसे गुणा करते हैं और उनके क्या क्या गुण होते हैं, यही सब आपको इस चैप्टर में पढ़ना है। तो हमने प्रदर्शित करने के लिए अब केवल आपको वेक्टर यानी सदिश राशियों के ही रिप्रेजेंटेशन के बारे में आपको देखना है। तो हमने बताया था कि कोई राशि होगी तो उसको वेक्टर राशि होगी, उसको प्रदर्शित करने के लिए अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर का प्रयोग करते हैं और उस अक्षर के ऊपर एक छोटा सा तीर बना देते हैं, जिससे लगेगा कि ए कोई राशि है जो कि सदिश है, ऊपर तीर लगा हुआ है। अब उसको मैथमेटिकली हम यूज करने के लिए, ऑपरेशन करने के लिए ये बड़ी वाली तीर का इस्तेमाल करते हैं। ये वेक्टर ई को दिखाया गया है, ए को दिखाया गया है, ये वेक्टर ई है, ये वेक्टर बी है, वेक्टर सी है, वेक्टर डी, वेक्टर एफ और वेक्टर जी। हमने थोड़ा इधर उधर बना दिया है। इसी के हिसाब से जो कुछ इसके परिभाषाएं हैं, कुछ हैं परिभाषाएं जो हैं, इसको हम डिफाइन करेंगे इसी में, इसके बारे में देख करके कि कौन से क्या हैं। तो सबसे पहले हम इतना बता देते हैं कि ये जो तीर की लंबाई होती है ये वेक्टर ए का परिमाण माना जाता है। तो मतलब वेक्टर ए का परिमाण इतना है। अब इतना तीर की लंबाई जितनी और किसी वेक्टर की होगी उसका परिमाण उसके बराबर होगा। जैसे कि वेक्टर बी हमने लगभग मान करके बराबर बनाया है। ये तीर की लंबाई, इसकी लंबाई और इसकी लंबाई हमने बराबर खींचा है यहाँ पे। उम्मीद करते हैं आपको बराबर दिखाई भी देता होगा। तो यही आपका है, ये इस दिशा में है, ये इस दिशा में है, और ये जो वेक्टर सी है इसकी लंबाई बराबर है लेकिन इसके अपेक्षा ये विपरीत दिशा में है। और वेक्टर डी जो है वो ये ए और बी की ही दिशा में है, ई की भी दिशा में है, लेकिन ये वेक्टर सी से बड़ा है। वेक्टर ई भी अलग है, डिफरेंस है, जिसकी दिशा इन दोनों के और इसके दिशा में है। वेक्टर एफ इधर इस दिशा में है, वेक्टर जी इस दिशा में है। इतना हमने बता दिया। इसी पर ही जितने परिभाषाएं चार से लिखे गए हैं इनको हम डिफाइन करेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहला देखते हैं कि समान सदिश यानी इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर यानी सदिश, समान सदिश। समान सदिश का मतलब ये है वे वेक्टर जिनके परिमाण और दिशा समान होगा उसको हम कहेंगे कि ये इक्वल वेक्टर है। जैसे कुछ वेक्टर यहाँ बना दिया गया है, उसी के आधार पर हम यहाँ परिभाषित करेंगे। तो पहला है समान सदिश यानी इक्वल वेक्टर। अब देखिए इक्वल वेक्टर में क्या होना चाहिए, उसकी दिशा भी समान होनी चाहिए और परिमाण भी समान होना चाहिए। तो वेक्टर ए और वेक्टर बी जो हैं वो एक दिशा में है, और हमने बताया कि ये तीर की लंबाई बराबर है, अर्थात वेक्टर ए और वेक्टर बी का परिमाण भी बराबर होगा। अर्थात ये जो पूरा वेक्टर बनाए गए हैं इसमें वेक्टर ए और वेक्टर बी ही इक्वल वेक्टर हैं, जबकि सी इक्वल वेक्टर नहीं है, परिमाण बराबर है लेकिन दिशा बी और ए के विपरीत है, और ये भी बराबर नहीं है। ये दिशा ए और बी के ही दिशा में वेक्टर डी की भी दिशा है लेकिन परिमाण बराबर नहीं है। तो इक्वल वेक्टर होने के लिए दोनों शर्त होनी चाहिए कि वो समान दिशा में हो और उनका परिमाण भी समान हो, उसे हम क्या कहेंगे, इक्वल वेक्टर कहेंगे। तो इक्वल वेक्टर में कौन कौन से आएंगे, यहाँ लिख देते हैं। इक्वल वेक्टर में आएंगे वेक्टर ए, वेक्टर ए
और कौन से वेक्टर बी, ये क्या है, ये इक्वल वेक्टर है। इतना आप देखते चलेंगे। नेक्स्ट बढ़ते हैं विपरीत सदिश, अपोजिट वेक्टर। अपोजिट वेक्टर का मतलब ये है कि परिमाण बराबर होना चाहिए, परिमाण बराबर होना चाहिए। विपरीत का मतलब केवल दिशा के विपरीत होने से है। तो ये जो वेक्टर यहाँ बनाए गए हैं, इसमें कौन कौन से ऐसे वेक्टर हैं जिनका परिमाण बराबर है परंतु दिशा विपरीत है, उसको हम क्या बोलेंगे, विपरीत वेक्टर या अपोजिट वेक्टर कहेंगे। तो जो वेक्टर ए है, वेक्टर बी है, ये समान दिशा में है, अपोजिट तो है नहीं, परिमाण भले बराबर है। इसमें केवल वेक्टर सी ऐसा है कि जिसका परिमाण इसके बराबर भी है और इसके बराबर भी है। तो अब अपोजिट वेक्टर कौन सा हुआ, वेक्टर सी अपोजिट वेक्टर हुआ। इसके थ्रू यही तो अपोजिट हुआ। आधार इसको पहले मान लिए हो, सी बाद में इसको माना गया। तो वेक्टर सी जो है वो अपोजिट वेक्टर है, किसके अपोजिट, वेक्टर ए और वेक्टर बी के। अब बात समझ में, परिमाण बराबर है। तो अपोजिट वेक्टर को हमने लिखने का तरीका बताया था, इसको हम एक तरीके वेक्टर सी को और लिख सकते हैं, वेक्टर ए बराबर माइनस वेक्टर सी लिख सकते हैं। परिमाण बराबर है, केवल दिशा विपरीत होने के लिए हम यहाँ पर माइनस सी लगा दिए। और लिख सकते हैं वेक्टर बी इक्वल टू माइनस वेक्टर सी, क्योंकि ए और बी ऑलरेडी बराबर है। और पहले वाले में हम क्या लिख सकते थे, वेक्टर ए बराबर वेक्टर बी, ये लिखा जा सकता है। तो वेक्टर सी जो है वो अपोजिट वेक्टर है, ए के और बी के दोनों के अपोजिट है। ये क्या हो गया, विपरीत सदिश। विपरीत सदिश के लिए हमने क्या बताया, विपरीत सदिश के लिए हमने बताया कि परिमाण बराबर होना चाहिए लेकिन दिशा विपरीत होनी चाहिए। वेक्टर सी है जो विपरीत है ए और बी के, अर्थात इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। नेक्स्ट है समरैखिक या समांतर सदिश। समरैखिक या समांतर सदिश यानी पैरेलल वेक्टर अर्थात या कोलिनियर वेक्टर। समरैखिक मतलब एक रेखा में, या समांतर, समांतर रेखा और समरैखिक एक ही चीजें होती हैं। तो आपको बताना ये है तीसरे में कि जो यहाँ वेक्टर बनाए गए हैं ये कितने कौन कौन से वेक्टर समरैखिक हैं, यानी एक ही रेखा के अनुदिश बने हुए हैं, यानी एक ही दिशा में हैं, तो वो क्या कहलाएंगे, समरैखिक वेक्टर या समांतर वेक्टर। तो समरैखिक एक ही दिशा के अनुदिश होने चाहिए, चाहे जो हो, विपरीत वाला नहीं लिया जाएगा। जैसे वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर डी और वेक्टर ई, यही तो एक ही दिशा में है, एक ही रेखा के अनुदिश हैं, तो क्या कहलाएंगे, समरैखिक या समांतर सदिश। नेक्स्ट है समतलीय सदिश। समतलीय सदिश का मतलब प्लेनर, कोप्लेनर, यानी जो सदिश बनाए गए हों वो एक ही समतल में हों, उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे समतलीय सदिश। एक ही तल का मतलब ये कागज प्लेन है, बोर्ड प्लेन यानी कागज का प्लेन, ये जितने वेक्टर बने आपको दिखाई दे रहे हैं पूरे, ये समतलीय वेक्टर ही हैं, यानी कि कोप्लेनर वेक्टर हैं। तो जितने वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी, डी, ई और एफ, जी तक है, जितने भी बने हैं ये क्या हैं, समतलीय वेक्टर हैं, एक ही समतल पर यानी तल पर बने हुए हैं। नेक्स्ट है शून्य सदिश यानी नल वेक्टर जिसको बोलते हैं। शून्य सदिश का मतलब ये होता है कि वह सदिश जिसका परिमाण शून्य हो उसको हम नल वेक्टर या शून्य वेक्टर कहते हैं, हिंदी में नल वेक्टर। तो ऐसे सदिश जैसे वेक्टर ए लिखा है, वेक्टर ए का परिमाण अगर हम ज्ञात करते हैं, अभी आगे देखेंगे कैसे परिमाण होता है क्या, अभी तो शुरुआत है, केवल पहचानने का जानने का तरीका है, ऑपरेट करने का, ये सब जाने रहेंगे तब आप आगे लगा पाएंगे सवाल को। तो शून्य वेक्टर का या नल वेक्टर का मतलब है वह वेक्टर जिसका परिमाण शून्य हो, उसको हम क्या बोलते हैं, शून्य वेक्टर बोलते हैं। शून्य वेक्टर को हम जनरली ऐसे भी लिखते हैं, उसका परिमाण शून्य आएगा, जब शून्य आएगा तो उस पर हम वेक्टर का चिन्ह जो है यानी कि ये लगाते हैं, इसको नल वेक्टर भी बोलते हैं। अब आप सोचेंगे कि शून्य के ऊपर सदिश, शून्य सदिश राशि नहीं है, लेकिन जो सदिश राशियां होती हैं तो कोई सदिश राशि होगी उसका परिमाण निकालेंगे तो शून्य आएगा तो वो सदिश राशि कहलाएगा। अब भले जीरो आ रहा है तो उसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करके दिखाते हैं, क्वेश्चन में आएगा तो आपके समझ में आएगा। जैसे
कोई सदिश राशि हम लेकर के बताते हैं कि उसका वैल्यू कब शून्य आएगा। जैसे बल का ले लेते हैं, नहीं विस्थापन का ले लेते हैं। जैसे विस्थापन है, जैसे कहा गया कि कोई वस्तु वृत्ताकार पथ पर चली यहाँ से और फिर यहीं आकर के पहुँच गई, यहाँ से चली और यहीं आकर के फिर पहुँच गई। तो इस जो वस्तु था इसका विस्थापन कितना, चली गई दूरी, तो दूरी चली ही है। दूरी और विस्थापन में यही अंतर है, ये सब आप 9th में पढ़ चुके हैं। तो जो इसका विस्थापन होगा वो क्या होगा, शून्य होगा। तो जब विस्थापन शून्य होगा तो परिमाण अर्थात विस्थापन राशि है ना, तो इसका परिमाण कितना आया, शून्य आया। और शून्य आया तो अब विस्थापन सदिश राशि, तो उसको हम वेक्टर करके ऐसे प्रदर्शित करते हैं। डिटेल में हम जानेंगे आगे। तो ये कुछ थे, हमने कहा समान सदिश, इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर में आपको बताया गया कि वह सदिश राशियां जिनके परिमाण तथा दिशा दोनों समान हो उनको हम इक्वल वेक्टर कहेंगे। फिर विपरीत सदिश है, विपरीत सदिश में परिमाण समान होने चाहिए लेकिन दिशा विपरीत होनी चाहिए, उसको हम विपरीत वेक्टर कहेंगे। समरैखिक या समांतर सदिश, ऐसे जितने सदिश परिमाण चाहे कुछ भी हो, केवल एक ही दिशा के अनुदिश हो तो वो समांतर सदिश या समरैखिक सदिश कहलाएंगे। उसके बाद में समतलीय सदिश, किसी एक तल पर बने हुए जितने भी वेक्टर हैं वो समतलीय सदिश कहलाएंगे। शून्य सदिश यानी नल वेक्टर, नल वेक्टर इसको बोलते हैं जिनका परिमाण शून्य होता है, उसको हम नल वेक्टर बोलते हैं। अब थोड़ा सा आगे और हम देखते हैं कि कुछ रूल और हैं। ये तो छोटी सी कुछ परिभाषाएं थे, कुछ रूल देखेंगे तब उसके बाद में हम वेक्टर का जोड़ पर चलेंगे। फिर त्रिभुज का नियम, समांतर चतुर्भुज का नियम वगैरह बहुत कुछ है, उसको देखेंगे। तो कुछ रूल हैं, 2 या 3 रूल, संभवतः 3 रूल देखेंगे। 3 रूल वेक्टर को ऑपरेट करने के लिए, वेक्टर राशियों को ऑपरेट करने के लिए 3 नियम हैं, उन नियम को आपको ध्यान में रखना होगा। सबसे पहला नियम तो रूल समझ लीजिए, वेक्टर के रूल ऐसे लिख लेते हैं, वेक्टर के नियम करके पहला वेक्टर। पहले नियम में कुछ ज्यादा कुछ नहीं है। अगर कोई 2 वेक्टर हैं और उनके परिमाण तथा दिशा समान, 2 वेक्टर हैं उनके परिमाण तथा दिशा अगर बराबर हैं या समान हैं तो हम उस वेक्टर के स्थान पर दूसरे वेक्टर को ले सकते हैं। कहने का मतलब ये है, अगर 2 वेक्टर हैं, जैसे लिख लेते हैं, यदि 2 वेक्टर जिनकी दिशा और परिमाण बराबर हैं तो उनके मान में कोई अंतर नहीं पाया जाता या परिवर्तन नहीं पाया जाता। मान में कोई अंतर नहीं पाया जाता है। ये हुआ पहला रूल। यानी अगर 2 वेक्टर आपको मिल रहे हैं, उनकी दिशा समान है, परिमाण समान है, तो आप इसकी जगह पे उसको, उसकी जगह पे इसको, यानी जो भी उनका मान होगा, जहां वो ऑपरेट होने पर जो आंसर देगा ये वाला भी ऑपरेट होगा तो वही आंसर देगा। हमारे बताने का मतलब ये था। आई बात समझ में? ओके, नेक्स्ट रूल, यदि किसी वेक्टर को, यदि कोई वेक्टर है, उस वेक्टर को उसके समांतर विस्थापित कर दिया जाए तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। फिर से सुनिए, यदि कोई वेक्टर है, उस वेक्टर को उसी के समांतर विस्थापित कर दिया जाए, यानी जो वेक्टर पहले से था उसको उसी के समांतर विस्थापित कर दिया जाए, यानी उसी के समांतर कहीं और बना दिया जाए, तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। यानी कि किसी वेक्टर को उसके समांतर विस्थापित
करने पर उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। बात समझ में? कोई वेक्टर है, उस वेक्टर को हम उसके समांतर विस्थापित कर देते हैं तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ये आप याद रखेंगे, ये रूल है। दूसरा रूल है, अब हम बताते हैं कि कैसे नहीं विस्थापित करेंगे, हम कैसे विस्थापित करते हैं। देखिए ये कोई वेक्टर ए है, ऐसे भी हो सकता है। ये क्या है? वेक्टर ए है। इस वेक्टर ए को इसी के समांतर विस्थापित करना है, यानी वेक्टर ए को, ये जो वेक्टर ए है इसी के समांतर विस्थापित करके आप देख लो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं आता है। आप जैसे कहें ये कोई रेखा है, इसके समांतर कोई एक रेखा खींचो तो समांतर रेखा ऐसे तो खींची जाएगी, ऐसे खींची जाएगी। तो जो ये वेक्टर आपको बना दिखाई दे रहा है इसके समांतर ही कहीं विस्थापित करना है तो ऐसे तो समांतर विस्थापित करोगे। ये वेक्टर ए था, इसको इसी के समांतर विस्थापित किया गया यहाँ पे, तो क्या इसके और इसके मान में कोई परिवर्तन है? नहीं परिवर्तन है। तीर की लंबाई भी हुई है, दिशा भी हुई है, तो परिवर्तन कहाँ है? अर्थात ये भी वेक्टर ए ही कहलाएगा। आई बात समझ में? यही है। और बताते हैं, यदि कोई वेक्टर बी है, जैसे कोई वेक्टर बी है, इसको इसी के समांतर विस्थापित कर दिया जाए तो इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। देखिए समांतर रेखाएं दो तरीके से खींची जा सकती है, दोनों तरीके से हम बताते हैं। वेक्टर बी है, इसको इसी के समांतर विस्थापित करेंगे, जैसे हम बना दिए वेक्टर बी, यहाँ पे लिखेंगे नहीं। देखो क्या इसमें और इसमें कोई अंतर है? नहीं है। तो कोई भी वेक्टर होगा, उस वेक्टर को उसी के समांतर अगर हम विस्थापित करेंगे तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ये याद रखेंगे। कौन सा रूल है? दूसरा रूल है। तो और एक तरीके से समांतर रेखा खींची जा सकती है, जैसे कोई वेक्टर बी है, वेक्टर बी को हम इसी के समांतर विस्थापित करने का एक और तरीका होता है, ऐसे विस्थापित कर सकते हैं। जैसे कहा जाए ए कोई रेखा है, इसी के समांतर कोई रेखा ए बी है, इसी के समांतर रेखा ऐसे खींच जाती है। देखो यहीं से लेकर के इसको ऐसे बढ़ा दिया जाता है, ये भी इसके समांतर है, ये भी इसके समांतर ही माना जाता है। तो ये भी था, तो ये भी ए बी यहाँ से हो सकता है, ए बी या सी मान ले, तो जो ए बी है और डी मान लेते हैं और सी मान लेते हैं, ए बी समांतर डी सी माना जाता है। एक 0 अंश का कोण होता है दोनों के बीच में और एक 180 अंश का कोण होता है। ऐसे कह सकते हैं कि ऐसे जैसे इसके और ये इसके समांतर है, तो कोई रेखा ऐसे खींचाए, इसके समांतर रेखा एक तो ऐसे खींच सकते हैं और इसके अनुदिश ही खींच सकते हैं, वो भी इसके सही समांतर माना जाता है। ये भी समांतर रेखा खींचने का तरीका है। अर्थात वेक्टर बी को हम दो तरीके से विस्थापित कर सकते हैं। पहला तो इसके समांतर ऐसे विस्थापित कर दिए और दूसरा इसके समांतर ऐसे भी हम विस्थापित कर सकते हैं। तो अगर विस्थापित करेंगे तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ये उम्मीद करते हैं आपको ये बात समझ में आई होगी। तो दूसरा रूल हमने बताया, यदि किसी वेक्टर को उसके समांतर विस्थापित कर दिया जाए तो उस वेक्टर के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, जो कि हमने यहाँ पर लिख दिया है। अब आते हैं तीसरे रूल पर। तीसरा रूल जो है आपका, किसी वेक्टर को 2n पाई रेडियन पर घुमाने से वेक्टर के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। हमने लिखा है किसी वेक्टर को 2n पाई रेडियन, यानी उसको घुमाएंगे कितने रेडियन, रेडियन मतलब कोण पर, कितने रेडियन पर घुमाएं कि उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो हमने लिखा है 2n पाई, और जहां n का मान कितना लेंगे, 1 लेंगे, 2 लेंगे, 3 लेंगे, एंड सो ऑन, आप कुछ भी चाहे जितना भी ले सकते हैं, बशर्ते क्या रहे, वो पूर्ण संख्या रहे, अगर समझ में 0 ना रहे।
तो जो अब देखिए कोई वेक्टर होगा उसको 2n पाई रेडियन पर अगर हम घुमाते हैं तो उस वेक्टर के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। अब आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए, ऊपर हम मिटाते हैं, नियम को आप जरूर लिख लीजिएगा। तो लिखा है यहाँ पे, यदि किसी वेक्टर को 2n पाई रेडियन पर घुमाते हैं तो वेक्टर के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो दूसरा नियम, जैसे 2n पाई अगर हम यहाँ n बराबर 1 रखते हैं तो यानी 2 पाई कोण आएगा, 2 पाई रेडियन कोण आएगा ना। और 2 पाई का मतलब होता है 360, पाई मान रखो 180 तो 360 नहीं आएगा। तो यानी n बराबर 1 रखेंगे, ऐसे n बराबर 2 रखेंगे तो कितना आएगा 3 पाई, और 3 पाई जब करेंगे तो कितना आएगा, n बराबर 1 2 3 से रखेंगे 360, ऐसे दुगुना करके 720 करके ऐसे सब आता जाएगा। तो 2n पाई रेडियन n बराबर 1 रख करके हम देखते हैं ये कोई वेक्टर a है। देखो वेक्टर a है, वेक्टर a पे लिखा, इसको 2n पाई रेडियन हम घुमाते हैं। 2n पाई का मतलब हम n बराबर 1 रखे हैं, n बराबर 1 का मतलब 2 पाई, और 2 पाई का मतलब 360 है। इस वेक्टर को ऐसे 360 अंश घुमाना है, ऐसे घुमाओगे तो ऐसे तो घूमेगा, 360 पूरा करना, ऐसे घूमेगा ऐसे और फिर ऐसे यहीं आके पहुंचेगा। तो वेक्टर के मान में कोई परिवर्तन हुआ नहीं हुआ। तो जब वेक्टर के मान में कोई परिवर्तन नहीं हुआ तो अर्थात किसी वेक्टर को 2n पाई रेडियन घुमाने पर उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अगर ऐसी कहीं स्थिति आती है तब हम उसको 2n पाई रेडियन घुमा देंगे। n का मान 1 2 3 4 एंड सो ऑन कुछ भी लिखेंगे, 0 नहीं लिखेंगे। 0 लिखोगे तब भी तो वहीं रहेगा, तो घुमाओगे क्या, 0 डिग्री घुमाओगे वहीं रहेगा। तो ये हमारे बताने का मतलब था। कहीं भी ले लेते हो, ऐसे वेक्टर a ले लो, यहाँ पे वेक्टर a, इसको 2n पाई रेडियन घुमाओगे तो वहीं घूम करके फिर आएगा, तभी तो यहाँ से लेकर 360 अंश यहीं तो आकर के पूरा होगा, उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होना है। तो ये हो गया आपका तीसरा रूल। चौथा भी है, चौथे में ध्यान रखना ये है कि लिखते नहीं है, वैसे बता देते हैं कि किसी वेक्टर के बीच में जब कोण ज्ञात किया जाता है तो दो वेक्टर होने चाहिए तभी बीच में कोण ज्ञात होगा। तो जब दो वेक्टरों के बीच में कोण ज्ञात किया जाता है तो उसकी जो पीछे वाला सिरा होता है, यानी ऐसे कह सकते हो पूंछ होता है, उसको एक ही पॉइंट पर होना चाहिए। यानी कि लिख देते हैं, कौन सा रूल है, चौथा, दो वेक्टरों के बीच कोण ज्ञात करते समय उनके पूंछ मतलब लास्ट सिरा पूंछ एक ही बिंदु पर होने चाहिए। इन द पॉइंट भी बोलते हैं इसे। जैसे ये वेक्टर है तो ये प्रारंभिक बिंदु बोला जाता है इसको, और ये सिरा बोला जाता है हेड, इसको हेड, और ये प्रारंभिक बिंदु इनिशियल पॉइंट इसको कहते हैं। अगर पूंछ लिख दिया हमने तो उससे कोई मतलब नहीं है, होने चाहिए तथा दोनों वेक्टरों के बीच कोण हमेशा 180 अंश से कम होना चाहिए। यह रूल बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत ध्यान देंगे तो समझ में आएगा। तो हमने बताया कि यदि जैसे बीच के कोण ज्ञात करने के लिए ये रूल है, अगर किसी वेक्टर के बीच आप कोण ज्ञात करना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे पहला कंडीशन ये है कि जो दोनों वेक्टर लिए हैं उसका जो पश्च सिरा होगा, पश्च सिरा पूंछ हमने लिख दिया है,
तो जो पश्च सिरा होगा वो एक ही पॉइंट पर होना चाहिए, तभी कोण ज्ञात होगा। और अगर एक ही पॉइंट पर है तो वो कोण आप लेंगे जो 180 अंश से कम होगा। 180 अंश से ज्यादा वाला कोण आप नहीं लेंगे, उससे आपका कोई मतलब नहीं है। अब देखिए कोई वेक्टर ए है और ये कोई वेक्टर बी है, ऐसे कोण नहीं ज्ञात होता है, ये दोनों टच करेंगे तब कोण ज्ञात होगा। तो ये कोई वेक्टर ए है और ये कोई वेक्टर बी है। अब इनके बीच में कोण आपको देखना है। ज्ञात करने के लिए आप फार्मूला पढ़ेंगे। आप पहले तरीका तो देखो कि कैसे ज्ञात किया जाता है। तो जो वेक्टर ए है वेक्टर बी है, तो क्या दोनों नियम फॉलो हो रहे हैं? पहला नियम ये है कि दोनों वेक्टर का पश्च सिरा एक ही पॉइंट पर होना चाहिए। देखो दोनों वेक्टर ए का पश्च सिरा यहाँ है और वेक्टर बी का पश्च सिरा यहाँ है, और जो कोण आप लेंगे वेक्टर के बीच का कोण वही माना जाता है जो 180 अंश से कम होगा। ए और बी के बीच में दो कोण बने हैं, एक तो ये बना है और एक ये भी तो कोण बना है, वो भी तो ए और बी के बीच में है, लेकिन वो 180 से ज्यादा हो जाएगा, अर्थात कौन सा कोण माना जाएगा? ये वाला कोण माना जाएगा। दिमाग लगाइए तो समझ में आएगा। तो वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच कोण देखने के लिए जो वेक्टरों का सिरा होना चाहिए, वेक्टरों का सिरा एक पश्च सिरा एक ही बिंदु पर होना चाहिए, और कोण वो लिया जाता है जो कोण 180 अंश से कम हो, यानी कि कम हो कितने से? 180 से लिखा गया है समझ में। अब ऐसे भी हो सकता है कि कोई वेक्टर ए यहाँ दे दिया गया, देखो वेक्टर ए दे दिया और वेक्टर बी यहाँ दे दिया। अब कौन सा कोण आप मानोगे? देखो वेक्टर ए यहाँ है और वेक्टर बी यहाँ है, कोण कहाँ है? कोण अभी नहीं निकल पाएगा। कोण निकलने के लिए आपको इसमें कुछ चेंजिंग करने होंगे। जैसे वेक्टर ए और वेक्टर बी, हमने बताया कि कोण देखने के लिए पश्च सिरा एक ही बिंदु पर होने चाहिए। ये जो पश्च सिरा है, इसका पश्च सिरा वेक्टर ए का पश्च सिरा यहाँ है और वेक्टर बी का पश्च सिरा यहाँ है, तो कहाँ एक ही बिंदु पर है? एक ही बिंदु पर नहीं है तो कोण ज्ञात ही नहीं हो पाएगा। तो उसको हम कुछ करेंगे। हमने रूल दूसरे में बताया था कि किसी वेक्टर को उसके समांतर विस्थापित कर दिया जाए तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। यहाँ ध्यान से देखो, वेक्टर बी को बी के ही समांतर इस बिंदु से विस्थापित कर दो तो क्या बी के मान में परिवर्तन होगा? नहीं होगा। और यहाँ से विस्थापित हो जाएगा तो इसका पश्च सिरा, अब वेक्टर बी इसको ना देख करके यहाँ देखेंगे। दिमाग लगाइए, वेक्टर हमने बताया था कि किसी वेक्टर को उसके समांतर विस्थापित कर दिया जाए तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो वेक्टर बी को इस यहाँ से इसके समांतर यहाँ से हम खींच देते हैं। देखो अब इसको डॉटेड लाइन से खींचते हैं। डॉटेड लाइन से इसलिए खींचते हैं क्योंकि जो ओरिजिनल वाला वेक्टर है ये बी का ये है, और लेकिन बी ही वेक्टर इसको माना जाएगा क्योंकि इसी के समांतर ये खींचा गया है इस बिंदु से। तो क्या इसके और इसके मान में कोई परिवर्तन है? नहीं है, कोई परिवर्तन नहीं है, ना कोई अंतर है। तो जब नहीं अंतर है तो कोण देखने के लिए दोनों वेक्टरों का, अब इसको ना देखो, इसको आप देखो ही नहीं, लेकिन बनाए रहेंगे, इसको देखेंगे नहीं, केवल इसको देखेंगे तो इसके और इसका जो पश्च सिरा है यानी पूंछ है एक ही बिंदु पर है। अब मिल गया एक ही बिंदु पर। उसके बाद में क्या करेंगे? दूसरा क्या कह रहा है? कोण वो लिया जाता है जो 180 अंश से कम होगा। ए वेक्टर बी, अब नया वाला वेक्टर बी ये है और जब इसके बीच में कोण ये तो लिया नहीं जाएगा, अर्थात ये लिया जाएगा। तो यहाँ वेक्टर ए और बी के बीच वेक्टर ए और बी आपको ऐसे दिया था, लेकिन हमने कोण कहाँ ज्ञात किया? यहाँ ज्ञात किया। आई बात समझ में? ये है तरीका। तो रूल दूसरा इसमें लगा है, शर्त जो हमने लिखा है रूल उसको देखेंगे तो समझ में आएगा। और एक तरीके से भी स्थापित करते हैं, ध्यान से देखो। दिया गया था आपको वेक्टर ए, वही हम जो दिया गया था वही दिखा रहे हैं दूसरे तरीके से। ये वेक्टर बी दिया गया था, इनके बीच कोण को आपको दिखाना था। तो कैसे कोण दिखाए थे? वेक्टर बी को यहाँ से विस्थापित कर दिए थे, वेक्टर बी के ही समांतर बी को यहाँ से विस्थापित कर दिया गया था। एक तरीका और है, वेक्टर ए को ही हम विस्थापित कर देते हैं यहाँ से, क्योंकि समांतर रेखा एक ऐसे अगर है
तो यहाँ से ऐसे रेखा खींचेंगे तो वो भी माना जाता है। तो वेक्टर ए को अभी हम यहाँ बी को विस्थापित किए थे यहाँ से, अब ए को हम विस्थापित करेंगे यहाँ से। देखो यहाँ से विस्थापित करते हैं। अब यहाँ विस्थापित करने के लिए हमने बताया डॉटेड लाइन से दिखाते हैं। अब जब डॉटेड लाइन से दिखाए तो ये वेक्टर ए ही माना जाएगा, लेकिन जनरली लिखते नहीं हैं हम लोग, जान जाते हैं। तो जब यहाँ से विस्थापित कर दिए तो वेक्टर ए और वेक्टर बी, वेक्टर ए अब यहाँ नहीं रहा, यहाँ से यहाँ पहुँच गया, ऐसे बनाए रहेंगे, आएगा तो वहाँ बताया जाएगा। अब देखो इनके बीच में कोण कौन सा है, यही कोण तो है। देखो आप देखो वही वेक्टर था, दोनों में कोण में कोई डिफरेंस ही नहीं दिख रही है। अगर वैसे लोगे तो कोण वैसे आएगा। और कुछ ऑपरेशन होते हैं तो सबसे ज़्यादा आज ध्यान देने वाली चीज़ ये थी जो हमने आज 4 रूल बताया। एक बार दोहराते हैं चारों रूल को। हमने पहला बताया था कि कोई 2 वेक्टर हैं, यदि उनके परिमाण और दिशा बराबर हैं तो एक के जगह पे दूसरे को हम ले सकते हैं, ऑपरेट करेंगे, उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। दूसरा हमने बताया यदि किसी वेक्टर को उसी के समांतर विस्थापित कर दिया जाए तो उस वेक्टर के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। हमने यहाँ विस्थापित करने का काम यहाँ पर लगा, आगे आपको भी विस्थापित करने की आवश्यकता पड़ेगी। और तीसरा हमने बताया यदि किसी वेक्टर को 2n रेडियन पर घुमाते हैं तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। और चौथा रूल था कि किसी 2 वेक्टर के बीच में कोण ज्ञात करने के लिए उनका पक्ष सिरा यानी पूंछ एक ही बिंदु से होने चाहिए और उनके बीच का कोण वो लिया जाता है जो कोण 180 अंश से कम होता है। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, और जो है आप लोग मेहनत से पढ़ेंगे तब ये समझ में आएगा। हमने आपको पहले ही बताया कि ये पूरा मैथमेटिकली है, अभी तो शुरुआत है, अभी ये समझेंगे तो अच्छा आएगा। अगर आप पहला वीडियो नहीं देखे हैं तो उसको देख लीजिए और बस मेहनत से पढ़िए। धन्यवाद।